नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम गोल्डन वीडियो की बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न बाई जायसवाल सर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। मैराथन यह क्लास है। आपके पता है सीडीपी पेडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पता है बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण पार्ट तो रहता ही रहता है। इसके बाद जो पेडागोजी के पार्ट होते हैं उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कंबाइन किया गया है। तो 10 प्लस से अधिक नंबर ये आपके गोल्डन वीडियो देने वाला है। तो 10 से अधिक नंबर कन्फर्म करना है तो ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते ये स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये बाल विकास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कितना स्कोर है। पहला प्रश्न है कि सीखने से तात्पर्य होता है। तो सीखने से तात्पर्य क्या होता है सभी परिचित होंगे। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या अनुभूति में परिवर्तन की बात करेंगे। तो सीखने का तात्पर्य क्या होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, स्किनर हैं, थांडाइक हैं, हिलगार्ड हैं या फ्रेंसन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, बुक के लेखक है, वह आपके हिलगार्ड हैं। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, गेट्स का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या कोहलर महोदय जी का हो जाएगा। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन आपका किसका हो जाएगा, वुडवर्थ महोदय जी का हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है अधिगम का अर्थ क्या होता है। बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या बच्चों को पढ़ाना। देखिए अधिगम का अर्थ जो होता है साथियों, वह होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न पाँचवां प्रश्न है कि अधिगम के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वानुभव होता है, स्वचिंतन होता है, स्वक्रिया होती है या उपरोक्त सभी होते हैं। देखिए अधिगम के लिए मतलब जब हम कहीं सीख रहे होते उसके लिए स्वयं का अनुभव भी इम्पोर्टेंट है। स्वयं जब हम चिंतन करते हैं वो भी आवश्यक है और स्वयं क्रिया करना ये भी आवश्यक है। तो अधिगम के लिए तीनों आवश्यक है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। प्रेरणा का होना, निरर्थक पद, स्मृति मापन उपकरण की बात करेंगे, तेज गति से पढ़ने की क्षमता की बात करेंगे। तो सीखने के लिए अत्यधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रेरणा का होना। कहीं ना कहीं हमें जब गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, अपनी एक सरकारी सीट पक्की करना है, तो हमारे अंदर जो है प्रेरणा होती चाहिए। कहीं ना कहीं हम पढ़ाते हैं, एक टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं। तो सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रेरणा का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगला है सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं होता है। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक है। उसमें पहला आता है अधिगमकर्ता, प्रेरक भी आता है और आंतरिक अवस्था भी होती है। लेकिन सीखने की परिघटना में शिक्षक जो है आपका आवश्यक घटक नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का या शारीरिक संगठन का पड़ता है। तो बालकों में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, वह होता है प्रेरणा पर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। देखिए व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो होते हैं, जो अभ्यास के कारण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइएगा। उनको ही सीखना कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करके सीखता है। देखिए बालक जब भी समझदार होता है, ठीक है, या बालक जब जन्म लेता है तो कौन सी क्रिया करके सीखता है। भाव प्रदर्शन के द्वारा, पढ़कर, लिखकर या चलकर सीखता है।
तो कहीं ना कहीं देखते होंगे बालक जब भी जन्म लेता है तो कहीं मुस्कुराएगा तो उसकी एक भाव प्रदर्शन करता है, चिल्लाएगा तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरत होगी, कुछ दिक्कत होगी तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो बालक का सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करके बच्चा सीखता है? भाव प्रदर्शन करके सीखता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन क्रो एवं क्रो का है, गिट्स का है, स्नर का हो जाएगा या गिलफोर्ड का हो जाएगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये कथन आपके किसका है? गिट्स व अन्य का कथन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जॉन डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे? क्रियाओं को मानते थे, आत्मा को, बुद्धि को या ज्ञानेंद्रियों को मानते थे? तो जॉन डीवी की बात करेंगे तो जॉन डीवी जो है सीखने का आधार किसे मानते थे? क्रियाओं को। ठीक है, तो जॉन डीवी सीखने का आधार क्रियाओं को मानते थे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिगम के लिए विकास में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता? देखिए, अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है? सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वह होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो बाधा उपस्थित हो रही है तो कहीं ना कहीं यह हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने के लिए असफलताएं हैं, यह कथन क्या है? तो सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलताएं हैं, तो यह किसका कथन हो जाता है? तो यह आपके मार्शल का कथन हो जाएगा। किसका कथन होएगा साथियों? ये जो कथन है आपके मार्शल महोदय जी का कथन है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यवहारिक है या उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो सीखना किस प्रकार की गतिविधि होती है? तो यहाँ पे सीखना जो होती है, देखिए कई बार हमारा व्यवहारिक भी होता है, ठीक है, व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। तो यहाँ पे ये सभी हमारा ऑप्शन सही होता दिख रहा है। लेकिन सीखना किस प्रकार की गतिविधि अगर पूछा जाएगा तो ये किस सामाजिक गतिविधि की बात करेंगे। यह आपके सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है और सी-टेट में जो है सेकंड ऑप्शन को सही माना गया है। बाकी देखा जाए तो हमें ये सभी वाला ऑप्शन लग रहा है कि सीखना किस प्रकार एक व्यक्तिगत गतिविधि भी अपनी होती है, कुछ सामाजिक भी होती है, कुछ व्यवहारिक भी होती है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक सही माना गया है। अगला, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है? प्रेसी का है, रॉबिन्सन का है, फ्रेंसन का है या हॉरिक्स का कथन हो जाएगा? देखिए, आप सभी लोग प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी लोग अच्छे ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की जो प्रेरणा देते हैं, यह कथन जो संबंधित हो जाता है आपके फ्रेंडसन का होता है, क्योंकि सीखने का सफल अनुभव अगर बात करें तो फ्रेंडली हमारा कथन हो जाता है, तो फ्रेंडसन की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें शब्द होते हैं ऑप्शंस को थोड़ा मेल जोल बना के रखना पड़ता है जिससे हम एग्जाम में रिमाइंड कर पाएँ। ठीक है, तो थांडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं? तो ये पता है कि थांडाइक से एक प्रश्न तो आना ही आना है। ठीक है, चाहे थांडाइक के नियम आ जाएं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या संयोजनवादी का सिद्धांत। लेकिन थांडाइक ने अधिगम में दो नियम दिए हैं। ठीक है, पहला नियम आता है मुख्य नियम। मुख्य नियम में 3 आते हैं, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। और गौड़ नियम में आपके 5 आते हैं, बहुप्रत क्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मक्रिया और साहचर्य क्रिया। तो गौड़ नियम कितने दिए? तो 5 नियम दिए। यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, बहुवचन क्रिया, आंशिक, अनुरूप और संबंधित परिवर्तन या साहचर्य क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थांडाइक के किस नियम पर आधारित है? देखिए, सभी लोग जानते हैं बार बार दोहराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभ्यास के नियम पर यह आधारित हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। कई बार हम क्लास पर आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट पर बता चुके हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह कथन थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? देखिए, संतोष एवं असफलता की बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं जो हमें दिख रहा है कि थार्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है, क्या है? थार्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है, ठीक है। तो किसी की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है या प्रभाव से होता है। अगर आप सफल है तो संतोष होता है, अगर आप असफल है तो असंतोष होता है। तो ये प्रभाव के नियम पर आधारित हो जाता है, यह प्रभाव के नियम पर इंगित हो रहा है। अगला है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन या मूल प्रवृत्ति कही जाती है। तो सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? निष्पादन कहा जाता है। अगला, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सभी लोग जानते हैं, जब भी वाइगोस्की का जिक्र होता है सामाजिक शब्द का नाम सर्वोपरि आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में जो है सम्मिलित किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य दोनों साधन हो जाएंगे या कोई नहीं। तो श्यामपट्ट केवल हमें दिखाई देता है, ठीक है। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड तो बोलता तो है नहीं है, बोलते हैं शिक्षक या अध्यापक बोलेंगे। तो श्यामपट्ट का जिक्र हुआ है तो ये हमारा केवल दृश्य साधन पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में विकास जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दृश्य साधन में सर्वाधिक रूप में देखा जाए जो प्रयोग होता है वह होता है ग्राफ। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम BBIP कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के जैसे, एग्जाम के जैसे देखा जाए तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था अर्थात 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था पर पाई जाती है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु पर पाई जाती है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है, देखिए स्नायुमंडल भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है और इंडोसिन ग्लैंडल भी होती है। ये सारे शारीरिक हमारे से संबंधित है, शारीरिक विकास या शारीरिक अंग या इनसे संबंधित नाम है। तो ये सभी फोर्थ ऑप्शन शारीरिक विकास के क्षेत्र कहला जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता? ये भी कई बार पूछा गया है। तो वीर पूजा की भावना का जब भी जिक्र होता है तो सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था का ही जिक्र हो सकता है, क्योंकि आधी तूफान की जो अवस्था कहलाती है वह आपकी यही अवस्था है, किशोरावस्था कहलाती है। विकास की किस अवस्था में आंधी और तूफान की अवस्था कहा गया है? तो हम बात ही कर चुके हैं, किशोरावस्था को कहा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रश्न भी आपस में संबंधित होते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, किसने कहा है? ठीक है, स्टेनले हॉल, क्लार्क ने, वेबर ने या विलियम जेम्स ने कहा है। तो सभी परिचित होंगे। स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था जो होता है बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार है, आपके प्रैक्टिस बरकरार है, आपके प्रैक्टिस बिल्कुल चल रही है, अभ्यास चल रहा है। तो सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल 100% आपके सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। तो कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा है? ये आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है कि मन ने कहा है। मन बिल्कुल नहीं मान रहा है कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। चलिए वुडवर्थ की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह परिभाषा वुडवर्थ की है, रॉस की है, हरलॉक की है या स्पेंसर की हो जाती है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा रास महोदय की, क्योंकि चिंतन करना इसका जो ज्ञानात्मक है वह रास महोदय को बहुत ही रास आता है, ठीक है। तो चिंतन इनको रास आता है, चिंतन आपके मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह आपके रास महोदय जी का कथन हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है, चिंतन के जैसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या होता है? कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक या तार्किक चिंतन की बात करेंगे। तो चिंतन के जैसे सर्वश्रेष्ठ जो चिंतन कहलाता है वह हमारा तार्किक चिंतन कहलाता है, क्योंकि इसमें तर्क होता है, तर्क के आधार पर होता है, सोच भी होता है। तो तार्किक चिंतन जो है चिंतन के जैसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन का प्रकार हो जाता है। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित जो कारक होता है, चिंतन होता है, संवेदना होता है, संवेग होता है या अभिप्रेरणा होता है। तो प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे जो निहित होता है वह क्या होता है? स्वयं का मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा की बात करें।
अगला, किसी के एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। जी हाँ, किसी एक ही वस्तु पर। हमारा केवल है गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। रुचि, प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अवधान। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अवधान। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। अगला, स्मृति प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, शारीरिक कहलाती है, मानसिक कहलाती है, चारित्रिक कहलाती है या आध्यात्मिक कहलाती है। तो स्मृति की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी किस प्रकार से, मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। अगला, कि वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, यांत्रिकता से किया जाता है, सक्रिय रूप से किया जाता है या क्रमबद्धता से किया जाता है। तो वास्तविक स्मृति की बात करें, किस प्रकार से याद किया जाता है, तो क्रमबद्धता से। जो वास्तविक स्मृति होती है उसको क्रमबद्धता से जो है याद किया जाता है। अगला, जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्मृति हमारी क्या होती है। ये 100% हम अगर नहीं भूलेंगे, एग्जाम हो जाए इसके बाद भी नहीं भूलते हैं, हमारी स्मृति, हमारे माइंड के चिप पर ये सारे क्वेश्चन जो है स्टोर हो जाएंगे तो हम नहीं भूलेंगे। तो यह स्मृति कौन सी आपकी स्मृति हो जाएगी, यह आपकी स्थायी स्मृति कहला जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेंगे। इनमें से कौन सा जो है स्मृति का अंग नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि अधिगम, धारणा, प्रत्याहन ये हमारे स्मृति के अंग होते हैं, लेकिन चिंतन करना जो है यह स्मृति का अंग नहीं होता है। ठीक है, स्मृति के अंग सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान होता है। तो अधिगम यानी सीखना हो गया, धारण, प्रत्याहन मतलब पुनः स्मरण हो गया। ठीक है, तो धारण जो चिंतन जो है आपका यहाँ पर स्मृति का अंग नहीं कहलाए। अगला, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, आंशिकता से, क्रमबद्धता से या सक्रिय रूप से किया जाता है। तो वास्तविक स्मृति की अगर बात करें, जो याद किया जाता है वह क्रमबद्धता से याद किया जाता है, जिसका हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन में सम्मिलित जो मानसिक प्रक्रिया है वह कल्पना है, स्मृति है, अनुमान है या ये सभी हो जाएंगे। तो चिंतन में जो सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया होती है वह कल्पना भी होता है, स्मृति भी होता है और अनुमान भी होता है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हम सही कर लेंगे। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है, क्रोएमक्रो का है, डगलस का है, वुडवर्थ का है या मैकाइवर एवं पेज का कथन हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन वुडवर्थ महोदय जी का है। ठीक है, वंशानुक्रम, वातावरण, उपज होना, उपज मतलब कहीं ना कहीं एक जन्म की बात करेंगे तो वुडवर्थ की बात करेंगे। वुडवर्थ यानी वुड मतलब क्या होता है, अगर WOOD करते वुड मतलब लकड़ी होता है, वर्थ मतलब जन्म होता है, तो लकड़ी का जन्म अर्थात उपज। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा, ऑलरेडी आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। सीखने की जो खेल विधि उपयोगी होती है बाल्यावस्था के लिए, पूर्व किशोरावस्था के लिए, युवावस्था के लिए या परिपक्व अवस्था के लिए होती है। तो सीखने के लिए जो खेल विधि होती है वह किसके लिए होती है, बाल्यावस्था के लिए होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेंगे। अगला है, अधिगम का शिक्षा में योगदान कितना है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, संयोजन में या इन सभी में है। तो अधिगम का शिक्षा में जो योगदान हो जाता है वह हमारा व्यवहार परिवर्तन में भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है और आपके समायोजन में भी होता है। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत समरूप तथा सिद्धांत हो जाएगा, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या ये सभी। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, ये सभी जो सिद्धांत दिए गए हैं ये सारे अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं सुरक्षा, भूख, प्यास, ये हमारे क्या है, सभी लोग बताइएगा, ये प्राकृतिक अभिप्रेरक है। लेकिन सामाजिक बंधन जो है आपका प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है। देखिए, थॉमसन द्वारा वर्गीकरण किया गया है कि प्राकृतिक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। तो थॉमसन द्वारा प्राकृतिक अभिप्रेरक में देखा जाए जो नेचुरल मोटिव होते हैं उनमें किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही पाया जाता है। जो प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं किसी भी हर व्यक्ति में जन्म से ही पाया जाता है। भूख, प्यास, सुरक्षा आदि यह अभिप्रेरक मानव का जीवन का विकास करता है। ठीक है, तो आई हो समझ गए होंगे। दूसरा होता है कृत्रिम अभिप्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिवेज की बात करेंगे। तो इस प्रकार के जो अभिप्रेरक होते हैं वातावरण में विकसित होते हैं, इसका आधार भी प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं, परंतु सामाजिकता के आवरण में इनके अव्यक्त कारण स्वरूप बदल जाता है।
जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सामाजिक संबंध बनाना, ये क्या कहलाते हैं? कृत्रिम अभिप्रेरक की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन थॉमसन का है, क्रो का है, गुडसन का है या रास महोदय की बात करेंगे। तो प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह किसका कथन है? थॉमसन महोदय जी का कथन हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। जन्मजात जो प्रेरक होते हैं, सभी लोग जानते हैं भूख ये हमारी कैसी है? जन्मजात प्रेरक होते हैं। जीन पियाजे जी ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली होती संवेदीगामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी अवस्था होती 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती 7 से 11 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी हो 11 से लेकर 15, 11 से आगे कौन सी होती है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक कितनी अवस्थाएं दी हैं? टोटल 4 अवस्थाएं दी हैं। अगला, किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल, क्लार्क ने, वेबर ने या विलियम जेम्स ने कहा है? तो किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है: व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्वलन का, अंतर्जात योग्यताओं का या परिपक्वन का। तो स्किनर की बात कर रहे हैं, तो स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास का परिणाम कहलाता है वह साथियों अनुकरण तथा पुनर्वलन का कहलाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव क्या होता है? वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशानुगतता। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता हमारे और आप में सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, एक समान नेचर से नहीं होता है, शारीरिक गठन एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो पर्यावरण एवं वंशानुगतताओं के कारण ये सदैव होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह विचार किसका है? जीन पियाजे जी का, आशुबेल का, ब्रूनर का या गेने महोदय जी का? तो विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह जीन पियाजे जी की विचार है, जीन पियाजे जी का कथन, स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न दिया गया कि पावलोव व स्किनर में से किससे संबंधित है? तो पावलोव जो स्किनर हैं, ये दोनों आपके व्यवहारवाद से संबंधित कहलाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हम सही कर लेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सभी प्रश्नों का फीडबैक करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपनी एक सरकारी सीट पक्की करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? गुथरी का है, ईपी पावलोव का है, स्किनर का है या वाटसन महोदय जी का? तो वाटसन ने कहा है कि मुझे एक बालक दे दो, मैं जैसा आप चाहे वैसे बना सकता हूँ। ये वाटसन महोदय का कथन है, जो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, जेबी वाटसन। इनमें से कौन एक प्रणाली उपागम का पहलू होता है? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, विषय वस्तु। देखिए, प्रणाली उपागम का जो पहलू कहलाता है वह हमारा उद्देश्य, प्रक्रिया, विषय वस्तु है, लेकिन संरचना आपका नहीं कहलाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी पक्षों और घटकों के साथ शिक्षा को संपूर्णता से देखता है। शिक्षा के घटक विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, पाठ्यवस्तु, अनुदेशन प्रणाली, भौतिक पर्यावरण और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, थांडाई का सिद्धांत जाना जाता है संज्ञानात्मक, समाजवाद, संयोजनवाद या सहचरवाद के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, जब भी थांडाई के सिद्धांत का जिक्र होता है, संबंधवाद का जिक्र होता है, प्रयत्नबहुल का सिद्धांत, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी का सिद्धांत, अर्थात संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ उद्दीपक किसी भी अनुक्रिया था एसआर द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की स्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है, और उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न आ सकता है, किसके संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है? तो उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन जो है ब्रूनर द्वारा नहीं किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं ब्रूनर द्वारा जो है अधिनियम, प्रतिभापरकता, सांकेतिकता का किया जाता है, लेकिन पराधीनता का नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो पराधीनता की अवस्था वर्णन जो है पूर्णन द्वारा नहीं किया जाता है। अगला शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन क्रो एम क्रो का है, B.O. स्मिथ का है, क्रोनबेक का है या हिलगार्ड का कथन हो जाएगा। तो शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने कहा है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया अनुभूति करना है, स्पर्श करना है, क्रोधित करना है या कल्पना करना है। तो अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित जो क्रिया कहलाती है वह कहलाती है कल्पना करना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक हम 60 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 40 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह 100 प्रश्नों की आपकी है मैराथन वीडियो है, मैराथन क्लास है। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का प्रक्रम को या प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि पारितोषिक तथा दंड का अनुचित प्रयोग करना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीनता बनाता है। ठीक है। अब आपको पता है कि पारितोषिक तथा दंड का अनुचित, अगर अनुचित शब्द अपने आप में नेगेटिव माना गया है, नेगेटिव शब्द ही दिया गया है तो नेगेटिव ऑप्शंस पूछा गया है, नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव ऑप्शन को चयन करेंगे, नेगेटिव शब्दों को ढूंढेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न करता है? तो सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ऐसा कारण जो बच्चे में अनुशासनहीनता का उत्पन्न करता है, बाकी भय, बीमारी, पीड़ा से नहीं होता, स्वतंत्रता के कारण होता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी अवस्था जो है लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है? तो सभी लोग जानते हैं पूर्व प्रौढ़ अवस्था। जी हाँ साथियों, पूर्व प्रौढ़ अवस्था ऐसी है अवस्था है जो लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है। वह होती है पूर्व, जब प्रौढ़ावस्था आती है बालिकाओं पर। ठीक है। तो यह मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है। अगला, डेविस आसुबेल ने शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है, तो वह आप किस प्रकार से विकसित किया है? तो अग्रिम व्यवस्था के रूप में। जी हाँ, डेविस आसुबेल ने शिक्षण प्रतिमानों को अग्रिम व्यवस्था के रूप में जो है विकसित किया है। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा है? तो लुम्सडेन, गेट्स, कॉल्विन या लॉन्गफील्ड की बात करेंगे। तो शिक्षा तकनीक को 3 भागों में किसने बांटा है? आपके लुम्सडेन ने बांटा है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। शिक्षण सूत्रों का आधार क्या होता है? दार्शनिक होता है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक होता है? तो शिक्षण सूत्रों का जो आधार होता है वह मनोवैज्ञानिक होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना मात्र ज्ञान है, मात्र अभिवृत्ति है, ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों है या अनुभव है? तो क्रो एवं क्रो के अनुसार जो है अधिगम प्राप्त करना अर्थात ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों की बात किया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। तो सभी लोग जानते हैं विद्यालय में, समाज में, परिवार में। तो अधिगम जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत में हम ये सारे पर विद्यालय में भी बच्चा जाता है, समाज में भी रहता है और परिवार में भी रहता है। तो अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण आपकी इन तीनों पर होती है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मतलब इन सभी पर जो है पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या अधिगम का पूरा होना? तो परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है वह आपकी क्षमता का विकास। कहते हैं ना, परिपक्वता हासिल कर लेना। तो आपकी जितनी क्षमता उसका विकास हो, कितना विकास हुआ है, तो परिपक्वता का दूसरा नाम क्षमता का विकास हो जाता है। कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर या ये सभी? तो कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है गृह कार्य, प्रश्न, उदाहरण, इन तीनों देकर जो है प्रेरित करता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है। आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग फीडबैक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है, मतलब सकारात्मक संवेग है? तो आशा करना, आशा अपने आप एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, सकारात्मक है। बाकी आपके भय, क्रोध, चिंता, ये सारे निगेटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, हमारे नकारात्मक संवेग हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों। लेकिन नकारात्मक संवेग आपका आशा नहीं होगा, ये क्या होगा? सकारात्मक पर आ जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष कब उत्पन्न होता है? तो बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष जो है क्रोध से ज़्यादातर उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु पर होता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष होता है? तो बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु पर होता है वह कहलाता है 16 वर्ष, 16 वर्ष। ठीक है, या कह सकते हैं मध्य किशोरावस्था की बात करेंगे।
तो बुद्धि की अभिवृद्धि यानी बालक बालिका में, बच्चों में, विद्यार्थियों में बुद्धि की जो अभिवृद्धि है वह चरम बिंदु 16 वर्ष होती है। 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन ई पील का है, गिट्सवन का है, बर्नार्ड का है या गैरी स्टेनर का कथन हो जाता है। तो सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुकरण में होता है। यह कथन आपके ई पील महोदय जी का कथन हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? तो आप जानते हैं, समझते हैं आप लोग अच्छे तरीके से कि वक्ता, संदेश, संवाद ये सारे संवाद के स्रोत हैं, लेकिन अनुभव जो होता है वह संवाद का स्रोत नहीं कहलाता है। सभी लोग बताइएगा। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा है? तो वह होता है स्टेनले हाल। स्टेनले हाल की पुस्तक में जो है किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा हुआ है। प्रश्न आता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और का काल है, तनाव और संघर्ष का, तो किसका कथन है? स्टेनले हाल का कथन। ये भी आपको नोट कर लेना है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, किस प्रकार से खोजता है? सीख कर, सुनकर, देख कर या अनुभव करके खोजता है। तो कोई भी बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है वह सीख करके ही खोजता है। नवीन मतलब नया है तो कहीं ना कहीं सीख करके ही वह खोजेगा। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है? बीमारी है, शारीरिक थकावट है, परिपक्वन है, मानसिक थकावट। देखिए, आप व्यवहार ऐसा जो स्थायी परिवर्तन लाए, तो बीमारी एक निगेटिविटी हो गई, थकावट ये भी निगेटिव ऑप्शन है, लेकिन परिपक्वन एक पॉजिटिव आता है। परिपक्वन शब्द बोलते हैं एक एनर्जी आती है, तो वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है वह कारक हमारा परिपक्वन ही कहलाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, किसने कहा है? क्रो ने, जीन पियाजे जी ने, टालमैन ने या स्किनर महोदय जी ने कहा है? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, किसने कहा है? क्रो ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार स्टेटमेंट परिभाषा यह रिपीट हुई है, बार बार पूछी जाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से जो संबंधित कारक है वह कहलाता है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला, यह साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो कारक होता है वह कहलाता है हमारा प्रस्तुतिकरण। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं शिक्षा को इंसान के व्यक्तिगत, सर्वांगीण, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस अर्थ में शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों व बड़ों के मनोविज्ञान को शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए सैद्धांतिक जमीन मुहैया करवाता है, जिसके आधार पर अधिगम, प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास और बाल मनोविज्ञान के विभिन्न विषयों पर एक समग्र समझ का निर्माण करने की कोशिश होती है। जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्कूल छोड़ने के बाद भी काम आए। मतलब शिक्षा शब्द संस्कृत से शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी इस अर्थ में शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना। और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, अंदर से बाहर निकलना, पालन पोषण करना और आंतरिक को बाह्य की तरफ जाना। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना है। जॉन एडम्स के मुताबिक प्राचीन काल में शिक्षा का शिक्षक केंद्रित थी। किसके अकॉर्डिंग? जॉन एडम्स के मुताबिक जो है प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, जो अब बाल केंद्रित हो चुकी है। जो शिक्षा केंद्रित थी उस पर 2 छोर थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। बाद में जॉन डेवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इनके 3 केंद्रों का जिक्र किया, जो क्रमशः शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। शिक्षा के विभिन्न परिभाषाएं जो अक्सर पूछी जाती हैं। गीता के अनुसार सा विद्या विमुक्ति, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। टैगोर के अनुसार क्या परिभाषा है कि हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित परीक्षा पास करने के संकीर्ण मकसद से प्रेरित यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है, जो एक कठिन और विदेशी भाषा में साझा की जा रही है।
इसी प्रकार महात्मा गांधी के अनुसार कथन है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। तो इस तरीके से हम सार के रूप में कह सकते हैं कि गांधी जी के मुताबिक जो है शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या कथन है कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरस्तू का क्या कथन है कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि वह परम सत्य, शिव एवं सुंदर का चिंतन करने के योग्य बन सके। आई होप आपने अच्छे तरीके से शिक्षा से संबंधित समझ लिया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है और अधिगम आपके स्थितियों से भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला श्रृंखला अधिगम संबंधित है, टॉलमेन से, गेने से, थांडाइक से या ब्रूनर से। देखिए, जब भी श्रृंखला अधिगम का जिक्र होता है एक ही नाम आता है, प्रोफेसर गेने। तो श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? गेने से संबंधित हो जाएगा। श्रृंखला अधिगम में दो या अधिक उद्दीपक अनुक्रियाओं संबंधों का साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के अधिगम में व्यक्तित्व संबंधों को क्रमानुसार जो है संबंधित किया जाता है और श्रृंखला से आशय होता है व्यक्तित्व संबंधों का क्रम में उपस्थित होना। अगला है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले आपके जॉन डीवी हैं, विलियम जेम्स हैं, कोहलर हैं, जॉन डीवी। तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, मनोविज्ञान का व्यवहारवाद का जिक्र होता है तो जेबी वाटसन का नाम सरोपर ही आ जाता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है अधिगम का निष्पादन है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, कौशल है या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो अधिगम का जो निष्पादन कहलाता है वह हमारा देखिए अभिवृत्ति भी कहलाती है, ज्ञान भी कहलाता है और कौशल भी कहलाती है, अर्थात उपरोक्त सभी जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही कर लिया जाएगा। अगला निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका होनी चाहिए, दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की या अनुदेशक की होनी चाहिए। तो निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए वह सहजकर्ता के रूप में हो चाहिए। किस प्रकार के सहज पूर्वक आप विद्यार्थियों को, बालक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे किस प्रकार से सहज से सीख सकते हैं। सृजनात्मकता की जो विशेषता होती है वह मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होली, लचीलापन होती है। तो सभी लोग जानते हैं जब भी क्रिएटिविटी की जिक्र होता है, सृजनात्मकता की विशेषता की जिक्र होती है तो इसमें मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होता है और लचीलापन भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या उपरोक्त सभी से। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। दिल से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए, ताकि जो माता पिता का सपना है, आप लोगों का जो सपना है वह साकार हो सके। इस बार की तैयारी सिलेक्शन की होगी आपकी बारी। तो विद्यार्थियों के तनाव संबंधी जो समस्या दूर की जा सकती है वह निर्देशन और परामर्श दोनों। निर्देशन मतलब क्या होता है? देखिए, अक्सर ये होता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, निर्देशन देने वाला नहीं होता है, ठीक है, परामर्श देने वाला नहीं होता है। तो विद्यार्थियों को तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन देकर और परामर्श के द्वारा की जा सकती है। इनमें से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका छपी सामग्री हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ऑडियो कैसेट, ये हमारे अनुदेशन सामग्री होती है। लेकिन ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है ये अनुदेशन सामग्री नहीं होता। ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या चीज़ है साथियों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म OSP के नाम से जानते हैं। यह एक फिल्म या स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह एक स्क्रीन पर एक बड़े हुए चित्र को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, जिससे एक छोटे दस्तावेज या चित्र के दृश्य को बड़े दर्शकों के साथ यह साझा किया जा सकता है। अगला, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? तो वाइगोस्की है। जब भी सामाजिक शब्द का जिक्र होता है आपके वाइगोस्की महोदय जी का नाम सरोपर ही आ जाता है, इनका नाम सरोपर ही में आ जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया है, सभी लोग जानते हैं जब भी मनोविश्लेषण का जिक्र होता है तब भी आपके सिगमंड फ्रायड का नाम सरोपर ही आ जाता है। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचार उपायों का समुच्चय है, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी आगे योगदान दिया है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। मनोविश्लेषण के 3 उपयोग होते हैं। यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि का प्रदान करता है, यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है
तथा यह मनोवैज्ञानिक व भावात्मक रोगों को चिकित्सा के लिए उपाय भी सुझाता है। अगला, निम्न में से किसको अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जब भी जानते हैं अधिगम के सिद्धांत में पुरस्कार का जिक्र होता है तो आपको सभी लोग जानते हैं ईपी पालाव का नाम सिरों लिया जाता है। ईपी पालाव एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। 1904 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है, ये आपके ईपी पालाव महोदय जी के हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक जो है समग्राकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए, कर्ट लेविन, कोहलर, वर्दीमर, ये तीनों जो है संज्ञानात्मक समग्राकृति मनोवैज्ञानिक है, लेकिन आपका जो टालमेन है ये टालते रहते हैं, ठीक है। इस संज्ञानात्मक समग्राकृति मनोवैज्ञानिक आपके टालमेन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ही सभी लोग जानते हैं कि दूसरे के व्यवहार को अगर देखकर सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं सीख रहे हैं, तो वह कहलाता है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण या प्रतिपादन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है, उसे ही साथियों क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा कारक थांडाई के अधिगम से जो है सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? देखिए, सभी लोग जानते हैं जब भी थांडाई का जिक्र होता है 3 नियम, मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, लेकिन गुणवत्ता का नियम इन्होंने थांडाई के नहीं दिया है। तो गुणवत्ता जो है थांडाई के अधिगम से आपका सुमेलित नहीं है। किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं समग्रवाद का सिद्धांत जो है क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी का प्रतिपादन जो है कुर्ट लेविन द्वारा किया गया है। कुर्ट लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। इनका जन्म 1890 में जर्मनी में हुआ। कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद को पूरी तरह से मानते हैं और इसके समर्थक भी माने जाते हैं। तो प्रयत्न व एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ईपी पालाव हैं, थांडाइक है, स्किनर है या कोहलर है? तो कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, 2-3 बार अक्सर जिक्र हो चुका है। ये टॉप 100 क्वेश्चनों की बात करें, इस क्लास पर ही जिक्र हो चुका है। तो प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत का जब भी बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं एक ही नाम आता है, थांडाइक महोदय। और इस मैराथन क्लास का 100वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंध है, ये किसने कहा है? फ्रॉयड ने, स्किनर ने, क्रोएमक्रो ने या थांडाइक महोदय जी ने कहा है? ये आपको कमेंट करके देना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क में ले सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो होमवर्क में सभी लोग ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन को मॉक क्वेश्चन के रूप में ले लेना है। और ये महत्वपूर्ण 100 हमने जो बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न किए हैं, तो आई होप सभी पैरामित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और इसका जो नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ऐप को इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम अगर आपके पास है तो वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, यह लिंक ऑलरेडी ग्रुप की दे दी गई है, जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक दे दी गई, या सर्च कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।